कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अब आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। कुछ वजह था जिसकी वजह से हम लोग आमने-सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब से हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू कर पाएँगे हम अपने क्लास को, ठीक ना? रोज़ाना की क्लास को। और आप सब जानते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इससे आप लोगों को बचने की ज़रूरत भी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँगे, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, ठीक? तो हम लोग शुरुआत करते हैं फिर से। शुरुआत क्या, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना? शुरुआत तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को एक थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक बताएँगे, ठीक ना? जिसका बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, क्योंकि आज 4G 5G के ज़माने में लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा भूलते जा रहे हैं और इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, या गाँव से जो रिलेटेड रखते हैं वही लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो आप लोग देखिएगा, समझ में बहुत आसानी से आने वाला है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम आपको चकबंदी के बारे में बताने वाले हैं कि चकबंदी कैसे होता है और क्या इसकी ज़रूरत है, और कैसे आप ऐच्छिक चकबंदी करा सकते हैं या फिर सरकार आपको ज़बरदस्ती चकबंदी कर सकती है, ठीक ना? चलिए समझते हैं। तो चकबंदी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सब डिवीज़न ऑफ लैंड। सब डिवीज़न का मतलब कि पार्ट-पार्ट में बाँटना, ठीक? तो चकबंदी शब्द से ही शुरुआत करते हैं। चकबंदी, चकबंदी 2 शब्द से मिलकर बन गया। चकबंदी में चक का मतलब होता है आपका खेत, ठीक? खेत या क्षेत्र बोल सकते हैं, भूमि या ज़मीन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक ना? ज़मीन। और बंदी का मतलब होता है कि एकत्रित करना, बाइंड कर देना। जैसे बुक रहता है, अलग-अलग पेज में रहता है, उस सबको एक बाइंडिंग करके एक बुक आपको पकड़ा दिया जाता है। बंदी का मतलब होता है बाइंडिंग, ठीक ना? बाइंडिंग, इसी को आप बोल सकते हैं एकत्रित करना, ठीक? बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई बड़ा वो नहीं है, ठीक है? यानी खेतों को एकत्रित करना। तो चकबंदी का अगर डिफिनेशन हम आपसे परिभाषा पूछे तो क्या हो जाएगा कि किसानों के इधर-उधर बिखरे हुए ज़मीन को एक जगह पे एकत्रित करना है। किसानों के इधर-उधर बिखरे हुए ज़मीन को एकत्रित कर देना, ठीक ना? एकत्रित कर देना, ठीक? इसी को बोलते हैं चकबंदी, ठीक? चकबंदी देखिए, ये चीज़ समझ गए। चकबंदी का मतलब क्या होता है, खेतों को एकत्रित करना। किसान का जैसे 2 कट्ठा इधर, 4 कट्ठा इधर, इतना वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसा दूरी पे भी किसानों का खेत बिखरा हुआ रहता है। कभी खरीदा हुआ रहता है या मिली हुई हिस्सा वगैरह रहता है, तो वो अलग-अलग बिखरा होता है, तो उसी को एकत्रित कर देना, ताकि उसको फ़ायदा क्या होगा इसका अभी बाद में अभी बताएँगे आगे, ठीक ना? तो पहले देख लेते हैं चकबंदी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक? चकबंदी देखिए 2 प्रकार से होते हैं, 2 तरह से होते हैं। एक होता है ऐच्छिक चकबंदी, ठीक? और एक होता है अनैच्छिक चकबंदी। अनैच्छिक या फिर बोल सकते हैं कि बलपूर्वक चकबंदी, ठीक ना? इसमें आपका इच्छा नहीं चलेगा, ठीक? ऐच्छिक चकबंदी क्या होता है? ऐच्छिक चकबंदी जो है वो 1921 में पंजाब से शुरू हुआ है। पंजाब से शुरू हुआ है। अब जानते हैं कि पंजाब में किसान, बड़े-बड़े किसान रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीनें उनकी रहती हैं, तो खेती करने के लिए भाई ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन अलग-अलग बिखरा हुआ है। तो उससे आपको क्या होगा कि जितनी मशीनरी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर ये सब लगाने में, जुताई-कुलाई और इधर-उधर ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगता है, ठीक ना? खेती करने में। तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया कि ऐच्छिक का मतलब होता है कि हम खुद अपना ज़ाहिर व्यक्त करते हैं, इच्छा ज़ाहिर करते हैं कि हमारे खेत की, हमारे इस इतने क्षेत्र की चकबंदी करी जाए, ठीक ना? गवर्नमेंट से ये हम लोग गुहार रखते हैं, ठीक? तो ऐच्छिक चकबंदी में वही आता है। तो पंजाब के किसानों ने क्या किया कि इच्छा ज़ाहिर किया कि हमारे खेतों को रिफ़ॉर्म करके एक जगह पे दे दिया जाए, ठीक? तो इसमें आप स्वयं की इच्छा रखते हैं, स्वयं इच्छा रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 लोग मिलकर, अरे मतलब कि 2-4 लोग मिलकर सिर्फ़ इच्छा व्यक्त कर देंगे, जाके गवर्नमेंट से बोलेंगे कि हमारी चकबंदी कर दीजिए खेत का, तो ऐसा नहीं होता है। एक बड़ा खेत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए, बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि किसी मतलब जिला जिला होगा, जिले बराबर अगर खेत होगी तभी जाके उस क्षेत्र में चकबंदी होगा। 1 गाँव 2 गाँव मिलाकर चकबंदी ऐसे नहीं होता है। मतलब होता धीरे-धीरे करके है, लेकिन अगर आस-पास की ज़मीनें मान लीजिए 2 गाँव आपके बाद में है, तो फिर वहाँ का खेत आपको कैसे दिया जाएगा? इसका मतलब कि खेत सभी जगह पे पहले इतने जिले में ऐसे करके डिवाइड रहेगा तब ना। उसको भी बताएँगे कि कैसे डिवाइड किया जाता है। ऐच्छिक चकबंदी समझ गए। अब अनैच्छिक चकबंदी में हाँ, आपका इच्छा नहीं चलेगा। आप चाहें या ना चाहें, चकबंदी होगी ही होगी, ठीक? इसमें भी होता है कि 2 तरह से हो जाता है, आंशिक ऐच्छिक। आंशिक अनैच्छिक, और एक होता है पूर्ण अनैच्छिक। पूर्ण अनैच्छिक। इन दोनों में भी हम अंतर बता दे रहे हैं कि क्या होता है। आंशिक अनैच्छिक में क्या होता है कि कभी-कभी जैसे नहीं, ये खींचा-खींची जैसे पटीदार भाई वगैरह में ऐसे होने लगता है, उसी तरह से एक बड़े जनसंख्या स्तर पे
कि कुछ लोग चाहते हैं चकबंदी कराना, कुछ लोग चकबंदी नहीं कराना चाहते हैं। कारण ये है कि कुछ लोगों का ज़मीन रोड के किनारे पड़ जाता है, तो उसका भी वैल्यू ज़्यादा है, बीच में जिसका ज़मीन है उसका वैल्यू कम है। किसी का नदी के किनारे ज़मीन पड़ जाता है, सिंचाई के साधन उसके पास अवेलेबल है, किसी का पहाड़ी की तरफ पड़ जाता है, तो सब लोग सहमत नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को लाया गया, ठीक? अनैच्छिक, आंशिक अनैच्छिक में अगर क्या होता है कि आधे लोगों का तो मन रहता है, जैसे 1000 लोग हैं तो 500 लोगों का मन है कि चकबंदी होवे और बाकी के 500 लोगों का मन है कि चकबंदी ना होवे, ठीक? तो यहाँ पे ये हो जाता है। पूर्ण अनैच्छिक में क्या हो जाता है कि आप चाहे चाहें ना चाहें उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट अपनी स्कीम निकाल देगी कि हमको चकबंदी करना ही करना है अपने राज्य में या किसी राज्य के इतने हिस्से में। तो वहाँ पे आप चाहे धरना प्रदर्शन कुछ भी करिए, वो कानूनन रूप से आपका चकबंदी करा ही देगा, ठीक? तो ये 2 तरह की चकबंदी हो गए, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक ना? इतना समझ गए? 1921 में पंजाब में स्वयं इच्छा व्यक्त करके वहाँ के समुदायों ने क्या किया, चकबंदी कराने का एक प्रस्ताव रखा है। उससे वहाँ पे ऐच्छिक हो गया, मतलब हम खुद चाहते हैं, मतलब इतने लोग खुद चाहते हैं कि चकबंदी किया जाए, ठीक? अब समझ लेते हैं कि चकबंदी होता कैसे है और कौन-कौन से क्षेत्र उसके अंदर अंतर्गत लिए जाते हैं ज़मीन, ठीक ना? तो इसको हम रब करके इरेज़ कर देते हैं, ठीक? 1 सेकंड के लिए हमको समय दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा ये फिक्स नहीं है बोर्ड, तो मूव करने लगता है, इसी वजह से थोड़ा हमिंग साउंड आता है, ठीक ना? अब चलिए देखते हैं। चकबंदी में जो है वो क्या करते हैं, पहले तो आपको फिर से बता दें, ये किसानों की एक कल्याणकारी योजना है, किसानों के लिए कल्याणकारी योजना है, ठीक? किसी-किसी को यही चीज़ नहीं लगता है कि कल्याणकारी है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अपोज़ करते हैं इस बात को कि चकबंदी हमें नहीं कराना है। लेकिन एक बड़े स्तर पे देखा जाए तो इससे किसानों का फ़ायदा ही होता है, ठीक? क्योंकि अगर आपको बिखरा हुआ खेत एक जगह मिल जाए, थोड़ा-सा 19-20 कहते हैं ना कि 19-20, तो अगर उस तरह भी मिल जाए तो कोई आपको नुकसान नहीं है। अगर एक जगह पे आपका मान लीजिए यहाँ-वहाँ ज़मीन ऐसे 5-6 बीघा है और ऐसे-ऐसे बिखरा हुआ है, 4 कट्ठा यहाँ, 10 कट्ठा यहाँ, 12 कट्ठा यहाँ, तो इन सबको अगर मिला के आपको इतना दे दिया जाए ज़मीन एक जगह पे, तो इसके लिए आप अलग-अलग सिंचाई के साधन बनाना पड़ता है आपको, अलग-अलग बोरिंग, अलग-अलग ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं, ठीक? अलग-अलग जुताई के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर, ज़रूरी नहीं है कि ये बीच वाला जिसका खेत है वो जाने देगा, वो डंडे लेकर खड़ा हो जाएगा कि हम तो भाई अपने खेत की तरफ से जाने ही नहीं देंगे, तो आप क्या करिएगा? तो इस इन सब मामलों को, जैसे ये सब छोटे-छोटे बात ना पुलिस में पहुँच जाते हैं, लोग कोर्ट में पहुँच जाते हैं, ये सब बात के लिए। तो इन सब चीज़ों को भी कम करने के लिए क्या हुआ है, एक स्कीम लाया गया। यानी आपको इन सब के बदले अगर एक जगह पे खेत अगर मिल जाए तो आप यहाँ पे ट्यूबवेल लगवा लेंगे, ठीक? ट्रैक्टर खड़ी कर लेंगे और घर बनवा लेंगे और इतने ही एरिया में आप क्या करेंगे, अपना मस्त खेती करेंगे और वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और इन सब से ज़्यादा ही आपको उपज होगा, ठीक? तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कल्याणकारी योजना है गवर्नमेंट की, ठीक ना? अब समझते हैं कि कैसे होता है चकबंदी। चकबंदी की शुरुआत बताया अभी कि 1921 में हुआ। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अपने राज्य की बात करते हैं, ठीक ना? यूपी में चकबंदी की शुरुआत कैसे हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुआ, यानी 1954 में, ठीक? 1954 में, ये 1954 में हुआ, ठीक ना? ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ मुजफ्फरनगर, मुसाफिर खाना, सॉरी, मुसाफिर खाना, ठीक? मुसाफिर खाना, जो कि सुल्तानपुर में पहले पड़ता था, सुल्तानपुर में, ठीक? वर्तमान ये में ये अमेठी में चला गया है ये जगह, ठीक? अमेठी जानते होंगे, कुछ लोग अमेठी के होंगे, सुल्तानपुर, ठीक ना? तो जानते होंगे कि मुसाफिर खाना कहाँ पड़ता है, ठीक? और 2 जगह से हुआ था, पहला मुसाफिर खाना जो कि सुल्तानपुर वर्तमान अमेठी में है, और दूसरा हो गया कैराना। कैराना एक जगह है, ठीक? जो कि मुजफ्फरनगर में पड़ता है, मुजफ्फरनगर में पड़ता था, अब ये शामली में पड़ता है। अगर आप यूपी का नक्शा जानते होंगे, ठीक ना? सॉरी, गलत बन रहा है, अब इतना जल्दी बनाना संभव नहीं है। अगर यूपी का नक्शा अगर जानते होंगे तो इधर में आपका शामली और इधर अमेठी सुल्तानपुर पड़ जाता है, ठीक? तो ये चीज़ है। तो 2 जगह से शुरू हुआ 1954 में, ठीक? अब देखिए, अब इतना समझ गए, अब आपको आगे बता ही देते हैं कि होता कैसे है। सांस रोक के खड़े भी होंगे आप लोग कि बताया, असली मेन बात तो बता ही नहीं रहे हैं, ठीक ना? तो मेन बात जो है, चकबंदी की प्रक्रिया क्या होती है, वो आपको हम बताते हैं। प्रक्रिया क्या है? देखिए, किसी भी राज्य में चकबंदी करने के लिए ना उसको जो है कटकों में डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये यूपी है, ठीक? यूपी है, ठीक? तो यूपी में जैसे आप जानते हैं कि चुनाव होने के लिए क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र जैसे यूपी है तो उसको क्या कर दिया जाता है, निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड किया जाता है, 403 विधानसभा
क्षेत्र में इसको बांट दिया जाता है। उसी तरह चकबंदी करने के लिए क्या होता है कि पूरे प्रदेश को छोटे छोटे कटकों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक ना। ये एक हिस्सा हम क्या बोलेंगे, इसको कटक बोलेंगे, ठीक। कटक वो उड़ीसा वाला कटक नहीं, ये कटक एक जमीन के हिस्से का भाग है। जैसे यूपी है, यूपी को छोटे छोटे जमीन के स्तर पे बांट दिए, ठीक। जनसंख्या के स्तर पे नहीं, जमीन के स्तर पे और वो भी उपजाऊ भूमि जो है उसको, ठीक ना, उसको बांट दिए, ठीक, कटक में। अब इस कटक में मान लीजिए कि आपको क्या करना है, चकबंदी करना है, ठीक। चकबंदी करने के लिए क्या होता है कि 5 से 11 उस कटक के लिए, चकबंदी के लिए 5 से 11 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। सदस्यीय समिति मतलब इसमें कितने लोग होते हैं, 5 से 11 सदस्य हो सकते हैं। जैसे भाई अब जमीन को बांटना है तो उसमें लोग रहेंगे तभी तो बांटेंगे, कौन बांटेगा उस चीज को, ठीक ना। और वो भी क्या होते हैं, कानूनन स्तर पर ये सदस्य होते हैं, ऐसे ही गांव के ऐसे लोग नहीं, ठीक ना। और इस चीज को यानी पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रखने के लिए कि किसी के साथ झोल झकर ना हो, मतलब किसी को अच्छी भूमि, किसी को खराब, बिल्कुल ही खराब भूमि, किसी को पानी में बह रहा हुआ, मतलब पानी बह रहा हुआ भूमि ना मिल जाए। तो उस कटक के ही 1 से 4 लोगों को, जो कि इन सब के बारे में जानकार भी होते हैं, थोड़ा सा जमीन के पैमाइश यानी माप तौल के बारे में जानकार होते हैं, 1 से 4 मैक्सिमम 4 लोगों को, उसी कटक के लोगों को, मान लीजिए कटक नंबर 2 है, ठीक है, कटक नंबर 2 है, ठीक। अब इसका जो हमको चकबंदी करना है तो इसी के 5 से 11 सदस्य तो बनाए जाएंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाएंगे। और ये 4 सदस्य जो हैं ये उसी कटक के खाता धारक होंगे, यानी इनका भी खेत इसी कटक के अंतर्गत है। जैसे बैंक में खाता धारक होता है ना, उसी उसी तरह से जमीन के अगर आपके पास है तो उसको भी खाता धारक ही बोला जाता है, ठीक। खाता, खतौनी, खसरा ये सब आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कभी इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल समझाएंगे, ठीक ना। कैसे कितना संख्या, कितना कॉलम, कितना रो होता है, ये चीज जानकारी रखना चाहिए अगर आप गांव से संबंधित हैं तो, ठीक। तो ये क्या हो गया, कटक में डिवाइड कर दिया हम पूरे यूपी को। अब यूपी में इस कटक में हमको चकबंदी करना है, 5 से 11 सदस्यों की समिति बनेगी। और इसी चीज को ट्रांसपेरेंसी माने पारदर्शिता रखने के लिए आप 1 से 4 सदस्य जो है यहीं से आप उठा लेंगे, ठीक। तब जाके खेतों को क्या होगा, आपको उपजाऊ भूमि के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये हमारा हो गया, ये आपका हो गया, ये किसी तीसरे का हो गया, ऐसे ऐसे जमीन आपको दे दिया जाता है। आप इतने में आप चाहे ट्यूबवेल लगाइए, ट्रैक्टर लगवाइए, और जुताई गुड़ाई मतलब जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कम खर्च में, क्योंकि अब सब चीज़ें एक जगह पे हो गई। इधर उधर जाना, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा जरूरत नहीं रहेगी। मतलब बहुत आसानी से आप एक जगह, एक जाई जमीन बोलता है, एक जाई भूमि, तो एक जाई भूमि मिल जाता है। तो चकबंदी मतलब यही सब चीजें था। अब चकबंदी कैसे होता है, थोड़ा सा कैसे तो हो गया, कौन कौन सी जमीन इसमें लिया जाता है और कौन एक्स्ट्रा जमीन कहाँ निकाला जाता है। देखिए चकबंदी के अंतर्गत केवल उपजाऊ जमीन लिए जाते हैं। उपजाऊ मतलब जिसपे कृषि हो रहा होगा 5-10 साल से, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इसी साल इधर हम जो है जमीन को कब्जा किए हैं और आज से खेती करना शुरू कर दिए, तो अगर कल को चकबंदी आई तो वो जमीन भी काउंट नहीं होगा। वो जमीन काउंट नहीं होगा, लगभग कम से कम 5 से 10 साल पहले से उस जमीन पे खेती होना, मतलब होते रहना चाहिए। यानी गवर्नमेंट की नज़र में वो भूमि क्या हो, उपजाऊ हो, ठीक। तो उसको चकबंदी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अब चकबंदी करने से पहले क्या होता है कि कुछ विशेष उस क्षेत्र या गांव में, ठीक ना, स्थान बनाने के लिए कुछ जमीनें निकाल दी जाती हैं जो कि उपजाऊ में नहीं रहेगा, ठीक। जैसे पंचायत भवन हो गया, पंचायत भवन किसी ऐसे जगह पे बना देगा जहाँ पे खेती से उसका कोई लेना देना ना हो उस जमीन के। जैसे पहाड़ के किनारे बना दिया जमीन के उस, ठीक ना, पहाड़ के पास बना दिए, या ऐसे जगह पे जहाँ पे पहले लोग बहुत कम आते जाते थे, लेकिन पंचायत भवन के बनने की वजह से वहाँ भी लोगों का आना जाना कंटिन्यू हो गया। समुदाय भवन कहीं हो गया, ठीक, समुदाय भवन हो गया। ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, गाँव में रहते होंगे या संबंधित रहते हैं, रखते होंगे गाँव से संबंध। तो समुदाय भवन हो गया, स्कूल हो गया, ठीक, प्राइमरी स्कूल हो गया, या फिर कोई ऐसा चिकित्सालय हो गया, चिकित्सालय हो गया, मार्केट हो गया, ठीक, यानी बाजार। यानी इन सब चीज़ों के लिए ज़मीन निकाल दिया जाता है पहले ही। और इधर और चीज़ें जैसे सार्वजनिक रास्ता हो गया या रोड कह लीजिए, या फिर नाला हो गया, ठीक ना। भाई पानी निकलने के लिए नाला, लोग कितने लोग अपने तरफ से रोड ये नहीं बनने देते हैं, खड़ा हो जाते हैं, हम इधर से न जा रहे, वो हमारा घर टूट जाएगा तो खेत जमीन चला जाएगा, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं रोड अगर बनने लगता है तो। अब भाई बाहरी आदमी कोई आया आपके एरिया में रोड बनाने तो वो सबसे परिचित नहीं है जो झगड़ा कर लेगा, है ना। तो इस ये सब चीज़ें पहले ही आपको
निकाल दिया जाता है सार्वजनिक रोड के लिए, ठीक, ट्रांसपोर्ट के लिए, नाले की व्यवस्था के लिए, ये सब ज़मीनें पहले ही निकाल दी जाती है। तो ये सब इतनी सारी चीज़ें थी आपकी क्या चकबंदी से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं सबको बहुत ही आराम से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, इसमें क्या है, वीडियो तो एक बार अपलोड हो जाता है तो वो हमेशा के लिए रहता है, ठीक। ठीक, अब इसी तरह हम अगले या किसी और वीडियो में खसरा खतौनी इन सब के बारे में, हदबंदी, ये सब क्या होता है, हदबंदी भी चकबंदी का ही एक रूप होता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझा देंगे। और थोड़ा सा मतलब काफ़ी गैप हो गया था इन वीडियोज़ के बीच, रीजन कुछ थे ऐसे कि हम क्लास में नहीं, मतलब वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि रेगुलर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, जिससे हम लोगों की कंटिन्यूटी इंटरेक्शन बना रहे, ठीक ना। तो इससे पता चल जाता है हाल चाल का भी कि आप कैसे हो और हम कैसे हैं, ठीक ना। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।